पूर्वांचल को गति देने के लिए तैयार योगी सरकार के एक्सप्रेसवे का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लोकार्पण। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन में आएगा बदलाव। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुरू होने से स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह। बदलते दौर में पहुंच रहा है पूर्वांचल का विकास, लोग हैं प्रसन्न। भगवान श्री राम और निषाद राज की मित्रता के रूप में मशहूर रिंगवेरपुर में 5 दिवसीय मेले का किया गया शुभारंभ। भविष्य के भारत में की गई रामराज की कल्पना। प्यासे बुंदेलखंड के लोगों को उपलब्ध होने लगा है हर घर नल योजना से पेयजल। पलायन कर रही आबादी धीरे धीरे गांव में हो रही है वापस। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। बहुप्रतीक्षित और योगी सरकार का पूर्वांचल को जोड़ने वाले बड़े प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकार्पण करेंगे। 341 किलोमीटर का ये मार्ग पूर्वांचल को नई गति देने में सक्षम होगा। मंगलवार का दिन उत्तर प्रदेश के विकास में नया इतिहास लिखने जा रहा है, क्योंकि इस दिन यूपी वासियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। लखनऊ से आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों के फर्राटा भरने से जहां समय के लिहाज से पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच की दूरी कम हो जाएगी, वहीं व्यापार और वाणिज्य को पंख लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सुल्तानपुर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। 341 किलोमीटर का ये लंबा एक्सप्रेसवे 36 महीनों में बनकर तैयार हुआ है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्वी क्षेत्र से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बड़ी भूमिका होगी। 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 36 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हुआ है। रिकॉर्ड समय में प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्वी क्षेत्र से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बड़ी भूमिका होगी। कल अपराह्न में 1 बजे के बाद यह कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ होगा। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री सुल्तानपुर जिले में एक्सप्रेसवे पर निर्मित 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के एयर शो को भी देखेंगे। ये हवाई पट्टी आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उतारने या उड़ान भरने के लिए निर्मित की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था और 16 तारीख को इसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उसके बाद एक एयर शो भी है। एयर स्ट्रिप पर जो है ये कार्यक्रम हो रहा है, चूंकि उस पर एयर स्ट्रिप पर कैसे जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट और कार्गो एयरक्राफ्ट उतरेंगे उसका भी एक प्रदर्शन होगा। तो एक बड़ा आयोजन है। विदाउट कॉस्ट ओवररन, विदाउट टाइम ओवररन, 36 महीने में 2 कोविड के जो है वेव्स आए, उसके बावजूद भी हमारे इंजीनियर्स ने, टेक्नीशियंस ने, जो हमारे वर्कर्स हैं, उन्होंने, जो लोग वहां काम कर रहे हैं, उन्होंने डट कर जो है मजबूती से काम किया है। ये इसकी खास बात है। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ सुल्तानपुर रोड से शुरू होता है और यूपी बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर स्थित गांव हैदरिया में समाप्त होता है। एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। लगभग 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, विशेष रूप से लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सुल्तानपुर समेत पूरे पूर्वांचल के लोग प्रधानमंत्री के आने की प्रतीक्षा बेसब्री से कर रहे हैं। आकाश में गड़गड़ाते सेना के विमान भी उनकी अगवानी करने के लिए आतुर हैं, क्योंकि 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण उनके हाथों होना है। ये पिछले पूर्वांचल को देश और दुनिया की तेज गति से जोड़ने में सहायक साबित होगा। पूर्वांचल के लिए ये बड़ी उपलब्धि है जब पूर्वांचल को विकास की एक्सप्रेसवे मिल रहा है। इससे सुल्तानपुर समेत पूरे पूर्वांचल को व्यावसायिक रूप से काफी लाभ होने वाला है। तमाम उद्योग पूर्वांचल का रुख करने वाले हैं, जहां लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
इसलिए लोग खुश हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन का समय कितनी जल्दी समाप्त हो, जिससे लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफर भी पूरा कर सकें। जहाँ तक तैयारी की बात है तो जिला प्रशासन की तरफ से पूरे जिला में पूरी व्यवस्था की गई है, और हमारे पार्टी की तरफ से और हमारी सांसद जी की तरफ से मैं स्वयं सब जगह जा कर के लोगों से अपील किया हूं, और सारी व्यवस्था की गई है, वाहनों की व्यवस्था की गई है। उन लोग को कैसे वो आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, उनके लिए एक नोडल के रूप में कार्यकर्ता हमारे रहेंगे, अन्य अधिकारी लोग उनको देखरेख करेंगे, और सभी के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है। और जहां तक लोगों के बीच खुशियों की बात है तो जनपद वासियों में एक विशेष खुशी है जिसका कोई सीमा नहीं है। प्रधानमंत्री के आने का हम सब लोग को बहुत ही इंतजार है। पहली बार हम उनसे मिलेंगे, वो हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वो हमारे सुल्तानपुर में आ रहे हैं, और हमें उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, हम महिलाओं में सबसे ज़्यादा, और इसलिए हम सब कई बसों से भरकर जा रहे हैं। आगमन को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है। सुल्तानपुर में पहली बार मोदी जी आ रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्साह हम लोगों में है, सुल्तानपुर वासियों में है। और दूसरी बात कि जैसे यहाँ पे जो एक्सप्रेस वे हाईवे बनी हुई है पूर्वांचल की, तो अगल बगल काफ़ी लोग इसमें खुश हैं, गांव वाले खुश हैं कि उनका रोज़गार बढ़ेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आने पे उत्साह पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है और कार्यकर्ताओं में है, पूरी जनता को है। आम जनता खुश है उनके कार्य से। बड़े गर्व का विषय है कि हमारे सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, और 30 फाइटर प्लेन वहां अपना कर्तव्य दिखलाएंगे। इससे गौरव का विषय हमारे सुल्तानपुर के लिए कुछ नहीं हो सकता। आइए चलते हैं सुल्तानपुर, जहां हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं। अश्वनी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अश्वनी जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने से पूर्वांचल में क्या बदलाव आएगा? कृषि, उद्योग समेत लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आप देखते हैं? देखिए, अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो है ही है, साथ ही साथ ये गेटवे है तरक्की का, इन्वेस्टमेंट का, रोजगार का, अपार संभावनाओं के अवसर के द्वार ये खोलता है। ये प्रवेश द्वार है, कहीं ना कहीं आप माने कि इस पूरे क्षेत्र के लिए कायाकल्प करने वाला है। ये 340 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे लोगों के लखनऊ पहुंचने के समय को तो कम करेगा ही। जो अलग अलग जनपदों से आने वाले लोग, चाहे वो गाजीपुर, मऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी से दिल्ली जाने के जो समय है वो तकरीबन 10 घंटे में हो जाएगा। सुल्तानपुर से अभी 3 से 4 घंटे लखनऊ पहुंचने में लगते हैं, वो दूरी सिमटकर तकरीबन 1.5 घंटे की हो जाएगी समय अंतराल। उसके अलावा अगर देखें तो अभी प्रस्तावित ये है कि इसके चारों तरफ 5 से लेकर 6, 7, 8 क्लस्टर्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप किए जाएंगे, जो कि एक गेम चेंजर होगा पूरे क्षेत्र के लिए। पूर्वांचल इसी क्षेत्र से आप भी हैं, अगर देखें तो सबसे ज्यादा बदहाली और उपेक्षा का अगर शिकार उत्तर प्रदेश में कोई इलाका रहा तो वो पूर्वांचल रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी रही, फैक्ट्रीज की बहुत ज़्यादा कमी रही, लोग यहाँ से पलायन करके लखनऊ, दिल्ली, सूरत, बम्बई, कलकत्ता, अलग अलग जगहों पे जाने के लिए मजबूर रहते थे। लेकिन आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ खुद ही इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप होंगे, खास तौर से धनधान्य से भरपूर ये धरती है, बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होता है, कृषि उद्योग के बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, फूड प्रोसेसिंग की बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, और अगर यहाँ से कोई भी उत्पाद जाके लखनऊ 1.5 घंटे में पहुँच जाता है तो आप ये समझिए कि अगर कोई छोटा सा डेयरी उद्योग भी लगाता है और सुल्तानपुर की जगह पूरा का पूरा दूध लखनऊ भी पहुंच जाता है और दुग्ध उत्पाद वहां पहुंच जाते हैं, तो लोगों में एक एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, लोगों में एक उद्यमिता बढ़ेगी, लोगों में एक अपार संभावनाएं दिखेंगी। लोग यहाँ सब कुछ, उनके पास पैसा भी था, इन्वेस्ट करने की क्षमता भी थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो ये एक जीवन रेखा है, रीढ़ की हड्डी जैसा, रीढ़ की मेरुरज्ज जैसा ये उत्तर प्रदेश के लिए काम करेगा। ये पूर्व पश्चिम में अगर आगरा एक्सप्रेसवे था तो ये पूरा का पूरा गाजीपुर तक की दूरी को कम करेगा। उसके अलावा अगर देखें तो अयोध्या यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर है, यहाँ से वाराणसी जाने के लिए जब लिंक एक्सप्रेसवे बन जाएगा, गोरखपुर और ये बलिया का जो लिंक एक्सप्रेसवे है वो भी तकरीबन 30% बनाया जा चुका है। तो एक सड़कों का जो संजाल होगा वो लोगों को एक आत्मविश्वास देगा, अवसर देगा, संभावनाएं खोलेगा, उद्यमिता को बढ़ावा देगा, रोजगार मिलेगा, युवाओं के जो अपने हसरत है, अपनी जो खुद मुख्तारी करने की क्षमता है उसमें भी वो वृद्धि करेगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त है, जीवन रेखा जैसा साबित ये होगा पूर्वांचल के लिए।
अश्विनी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और बहुत अच्छी तरीके से संक्षेप में समझाया। और सबसे अच्छी बात जो आपने कही कि ये एक्सप्रेसवे जो है गेटवे है व्यापार के लिए और पूर्वांचल के विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन। और यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दूरदर्शन समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश बेहतर निवेश और ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के साथ दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। ये बात उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ वर्चुअल संवाद में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को बदलने के तमाम अवसर मिले हैं, जिसका हमारी सरकार ने लाभ उठाते हुए बदलाव के प्रयास किए हैं। एक्सप्रेसवे हो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, निवेश के साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। कई मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर चुका है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक एम्स की स्थापना की मांग के साथ बैंक और एटीएम की संख्या बढ़ाने की भी मांग की है। बेटियों को जीने का हक मिले और उनको उनका अधिकार मिले, इसको लेकर सरकार संजीदा दिख रही है। शिक्षा, चिकित्सा, भोजन और विवाह की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। गाजियाबाद में श्रम विभाग द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 2306 जोड़ों को विवाह बंधन में बांधा गया। इसमें हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग एक ही पंडाल के नीचे विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवविवाहित जोड़ों को शुभाशीष प्रदान किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इन नवविवाहित जोड़ों के हाथों में 65,000 रुपए खाते में ट्रांसफर किए गए, जिससे वो विवाह का सामान खरीद सके। श्रमिकों की बेटियां जब लाल जोड़े में मंडप में आई तो उनके माता पिता का भी सपना पूरा हो गया, जो अपनी बेटी के विवाह को लेकर चिंतित थे। एक बहुत बड़ी योजना है जिसमें श्रम मंत्रालय के अंतर्गत एक योजना सामूहिक विवाह, श्रमिकों की जो गरीब बेटियां हैं उनके लिए। और आज 2306 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें 1488 हिंदू जोड़े थे, 812 मुस्लिम जोड़े थे और 6 बौद्ध थे। और इनका सारा खर्च जो है इस विवाह का पूरा श्रम मंत्रालय लेता है। साथ साथ 65,000 रुपये उनके खाते में जाते हैं, जिससे कि वो अपना सामान वगैरह आगे खरीद सकें। श्रम विभाग ने श्रमिक पुत्री सामूहिक विवाह के माध्यम से 2306 जोड़े शादियां संपन्न कराई और साथ ही साथ दो 2306 जोड़े में जहां लगभग 1442 हिंदू जोड़े थे, वहीं पर 812 मुस्लिम जोड़े थे, 6 जोड़े बौद्ध समाज के भी थे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आना चाहते थे, लेकिन अति व्यस्त पूर्व से लगे हुए कार्यक्रमों के नाते यहाँ तो उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने वर्चुअल संवाद के माध्यम से जुड़ करके वरवधुओं को आशीर्वाद दिया। सर, हमने इसमें आधार कार्ड जमा करा था। हमारे क्या नाम है, एक वो है जैसे कि कैफ़े होता है, उन्होंने, मेरा फ्रेंड है तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे है, इस चीज़ में करिए। तो उनके घर वालों ने और मेरे घर वालों ने बैठ के बात करी थी
फिर उन्होंने मेरा ये ब्याह करवाया था जी। सरकार का अच्छा कदम है, बिल्कुल। गरीब इंसान कहाँ जाएगा? अब सरकार ने इतना अच्छा वो करा, किसी का 1 रुपया नहीं लगा। सरकार बिल्कुल सही कर रही है जो कर रही है। कल प्रयागराज में देवोत्थान एकादशी में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। संगम सहित अन्य घाटों पर भी बड़ी संख्या में गंगा स्नान करने वाले लोग उपस्थित थे। आश्रम में हवन पूजन किया गया। मां गंगा को लोगों ने नमन किया। उगते हुए सूर्य को लोगों ने अर्घ दिया। मां गंगा की आरती उतारी गई और हजारों दीपों से मां गंगा का किनारा सजाया गया। लोगों ने मां गंगा के दर्शन, पूजन और स्नान के बाद अपने परिवार, समाज के सुख और समृद्धि की कामना की। देव दीपावली मनाई जा रही है और सबसे बढ़िया बात है यहाँ के बच्चों का उत्साह देखिए। इस पूरे फील्ड को 3 हिस्सों में बांटा है। एक क्रिकेट ग्राउंड है, एक फुटबॉल है और एक हैंडबॉल ग्राउंड है और यहाँ रोज 80 से 90 बच्चे खेलने आते हैं। सबसे बड़ी बात है ये, और इतने मन से वो आज का दिन आप देखिए, यही असली पूजा है उनको लगता है। और हर साल मनाया जाता है देव दीपावली। हम लोग आते हैं यहाँ पे। पहले तो काफ़ी भीड़ होती थी, इस समय कोरोना के थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन किया गया है और पटाखे भी कम बजाए जा रहे हैं। बहुत जल्द जो है 150वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इसी अवसर पर जो है हम लोग पूरा जो है ग्राउंड का वो कर रहे हैं, जिससे कि हमारे ग्राउंड में और अच्छे टूर्नामेंट हो सके। अभी हम लोगों ने एक टूर्नामेंट कराया है और साल भर जो है पूरा फुटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल और बाकी जितने भी हैं प्रतियोगिताएं हम लोगों के आयोजन करने का जो है प्रस्ताव है। हमें आशा है कि हम 150वीं वर्षगांठ की जो है बहुत अच्छी तरह से जो है प्रारंभ कर सकेंगे और साल भर जो है ये मनाएंगे। उसी का जो है आज हम लोगों ने शुरुआत। प्रयागराज के रिंगी ऋषि की तपोस्थली रिंग वेरपुर धाम भगवान श्री राम और निषाद राज की मिलन स्थली में 5 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया गया। 32वें राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी और स्वामी श्री धराचार्य महाराज ने मां गंगा की आरती के साथ किया। 5 दिन तक चलने वाले मेले में अलग अलग दिन धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पांडुलिपियों में रामकथा का चित्रण करती हुई दुर्लभ चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस मेले का उद्देश्य भारत में जातीयता के ऊंच नीच की भावना को समाप्त करना है। अवधपुरी जैसे महान राज्य के उत्तराधिकारी किस तरह निषाद राज को अपना मित्र बताते हैं और उनके साथ अपनी मित्रता निभाते हैं, यही भारत की मूल भावना है जो लोगों के बीच जानी चाहिए, जिससे जातीयता और गैर बराबरी का मनोभाव लोगों में समाप्त हो। देखिए, यह रामायण मेला इसका एक बड़ा परम पवित्र उद्देश्य है। व्यक्ति के अंदर राम के चरित्र में जितने भी गुण हैं उन गुणों को अपने जीवन में समाहित करें ताकि हमारे देश में स्वस्थ, सच्चरित्र और सद्भावी समाज का निर्माण हो सके। राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्तिक एकादशी आज 15 नवंबर को राष्ट्रीय रामायण मेले के 32वां सोपान का शुभारंभ श्रीमद प्रयाग पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री धराचार्य जी महाराज जी ने किया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत गंगा नदी में मछलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम का प्रयागराज के संगम क्षेत्र में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर जय कृष्ण जेना ने कहा कि सरकार द्वारा देश के अनेक स्थानों पर अनेक प्रजातियों की मछलियों को छोड़ा जा रहा है। अगर उन मछलियों में 10% भी मछलियां बची तो बड़ी संख्या में मछलियों का संवर्धन होगा और गंगा की सफाई भी उन्हीं के द्वारा होगी। ICAR के निदेशक डॉक्टर BK दास ने कहा कि सरकार द्वारा आज मछलियों के संवर्धन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे हमारे मछुआरों की भी आमदनी बढ़े और गंगा की सफाई भी हो। 2 साल के बाद 1 लाख भी बचेगा। फॉर एग्जाम्पल 50% फीमेल हुआ, 50% मेल हुआ, 50,000 भी फीमेल हो गया एंड 50,000 से भी 25,000 भी ब्रीडिंग किया। एक ब्रीडिंग करने से 1 लाख से 2 लाख फिर बीज मिलेगा। तो धीरे धीरे जो संख्या धीरे धीरे कम हो रहा है वो थोड़ा बढ़ेगा। एंड हमारा मकसद नहीं है कि ओनली मछली बढ़े। फाइनली कौन इसको पकड़ेंगे? जो यहाँ का जो मछुआरा जो है उनका लाइवलीहुड डेवलपमेंट है हमारा मकसद है। ऐसे नहीं है कि हम हमारे लिए कर रहे हैं,
हमारा कोशिश है कि जो हम छोड़ रहे हैं हम वही बताना चाहते हैं हमारे मछुआरे भाई बहन को कि जो हम छोड़ रहे हैं आप देखिए, जो छोटा साइज को मत पकड़िए। आप बड़ा होने के बाद जितना पकड़ना है आपके लिए तो ये है, बड़ा पकड़े। कभी कभी जाल में आ जाता है तो कितना पैसा मिलेगा, 1 रुपया 2 रुपया मिलेगा, लेकिन वो 2 रुपया छोड़ देंगे तो कल 200 रुपया मिलेगा। हम लोग अभी तक 43 लाख जो फिंगरलिंग्स गंगा में छोड़ चुके हैं 3 साल में। तो आप उसमें देखिए, जब 10% जैसे साहब ने हमने बोले 4.3 लाख हमारा अभी तक उम्मीद करते हैं। और हम लोग स्टडी किए हैं जैसे कार्प्स जैसे रोहू काटला मृगल छोड़ने के बाद भी कालबासु छोड़ रहे हैं। कालबासु है डेट्रीवर्स, नीचे जो आपका स्वेज छोड़ रहे हैं वो खा रहे हैं। और बाकी अपर स्ट्रेच में भी महासीर का प्रबंध है। इस साल हम लोग कुछ जो कंजर्वेशन एस्पेक्ट में भी कुछ टेंगरा मछली, प्रॉन, फ्रेश वाटर प्रॉन और पापदा ये सब छोड़े हैं। तो ये डाइवर्सिटी को बढ़ाएगा और जब ये शोध का जो गंगा का शोध का एक अहम हिस्सा ग्रहण करेगा। जनपद बलरामपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थारू जनजाति ने धूमधाम से मनाई। रात्रि चौपाल में बड़ी संख्या में थारू समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्हें उनके गौरवशाली अतीत से परिचित कराया गया। ये कार्यक्रम नेपाल सीमा के निकट पंचपेड़वा ब्लॉक के थारू बाहुल जनजातीय गांव फोगई में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा ने किस प्रकार जनजातियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया था, ये लोगों को बताया गया। आइए यहां पर लेते हैं एक छोटा सा और विराम। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दूरदर्शन समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बरेली में इंसानियत की एक मिसाल देखने को मिली। एक संस्था भीख मांगने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाकर उन्हें अच्छा इंसान बनाना चाहती है। छोटी सी आशा संस्था ने सड़क किनारे होप कैफे खोले हैं, जहां इन बच्चों को भोजन के साथ शिक्षा और संस्कार भी दिए जा रहे हैं। संस्था के लोग इन बच्चों को औपचारिक रूप से शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन बच्चों को गीत के साथ नए तरीकों से शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बच्चे भीख मांगना छोड़कर भावी जिंदगी का सफर आसानी से पूरा कर सकें और समाज को भी कुछ दे सकें। हाँ दीदी, सिखाते पढ़ना लिखना। हम लोगों से कह रही थी स्कूल जाओगे कुछ दिनों के बाद। हमने कहा दीदी ठीक है। और कई लोगों को खिलाती पिलाती, किसी को खाली नहीं जाने देती हैं। कहती हैं सब बच्चों को लेके आना। जो मेरा नाम सतनाम सिंह है। हम मार्क्स बेचते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं। पहले हम भीख मांगती तब छोटी सासू ने और भीख मांगना बंद करवा दिया। इधर हम खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं और मैम हमें किताबें सब देती हैं। एक छोटा सा प्रयास किया है हमारी एनजीओ छोटी सी आशा ने। हमने कैफ़े होप करके एक बच्चों के लिए कैफ़े लेके आए। अक्सर मैं अपनी गाड़ी से देखती थी इन बच्चों को भीख मांग रहे हैं या जिद कर रहे हैं कि ले लो ले लो ले लो। आदमी क्या करता था, पैसे देके अपनी जान छुड़ा लेता था, जो मुझे अक्सर बुरा लगता था कि ये गलत है। हम अपनी अपना टाइम बचाने के लिए या उस बच्चे को अपने हटाने के लिए उसको 5 रुपए 10 रुपए देके उसको भिखारी और बना दिया। कभी ये नहीं सोचा रुक के 2 बातें करें, उसकी मजबूरियां जाने कि वो आज सड़क पे क्यों है। मुझे कुछ बच्चों से पता चला कि ये तो हेरिडिटी है, ये मतलब दादा के टाइम से चल रही है प्रथा। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, 2 महीने नहीं हुए इस एनजीओ को यहाँ पे कैफे होप लाए हुए गांधी उद्यान के सामने। कितने बच्चों ने कहा है हम भीख नहीं मांगेंगे। देखिए हर बच्चा प्यार का भूखा है और छोटी उसकी जो ज़रूरतें होती है अगर वो पूरी हो जाए उस बच्चे को उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर हमने शायद इस बात को कहीं गलत समझ लिया। वो उस पैसे से भी जाके आइसक्रीम वगैरह खरीदता था। इसीलिए आज मैं बरेली में जितने लोग हैं सबसे यही कहूँगी, आप सारे बच्चों को मोटिवेट करिए और यहाँ तक ले आइए। हम उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, हम उनको कोशिश करेंगे उनकी सोच को बदलने की।
एक समय था जब गर्मी आते ही बुंदेलखंड प्यास से कराहने लगता था। कभी ट्रेन से तो कभी टैंकर से लोगों को पानी पहुंचाने का काम किया जाता रहा है, लेकिन ये सब अब बीते दिनों की बात हो जाएगा। महोबा जनपद की 263 ग्राम पंचायतों में हर घर नल योजना के अंतर्गत मेन लाइन बिछाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कई गांव तक ये काम पूर्ण भी कर लिया गया है। पानी की सप्लाई शुरू होने से गांव के लोगों में बहुत खुशी है। उनको शुद्ध पेयजल अब उपलब्ध होगा, जिससे कई बीमारियों से भी उन्हें निजात मिलेगी। अब लोगों को नदी, नालों और तालाबों से जाकर पानी नहीं लाना पड़ेगा। पानी के कारण पलायन कर रहे गांव के लोगों ने अब यहां गृह निर्माण भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुंदेलखंड के लोगों से किया गया वादा पूरा किया है, जिससे इस क्षेत्र में एक बार फिर जिंदगी वापस आ रही है। पहले ये जो मकान आप देख रहे हैं सामने, ये हमने मिनिमम 1 साल पहले बनवाया था। उस टाइम पे अब पाइपलाइन की कोई फैसिलिटी नहीं थी। उस टाइम पे ऐसा था कि मॉर्निंग, इवनिंग और आई थिंक आफ्टरनून भी हमने हैंड पंप से इतना पानी भरा है, अनलिमिटेड। हम ही जानते हैं वो कितना हमने भरा है। फैसिलिटी है, मतलब मॉर्निंग इवनिंग पानी भी आता है, अच्छा पानी आता है। पहले मुझे कई घंटों पानी के लिए मतलब नल पे जाना पड़ता था, अब पर ऐसी समस्या नहीं हो रही है, क्योंकि अब हेड नल का यहीं पर आ रहा है पानी और पर डे आ रहा है। अब जब से नल टोटी अंदर लग गई, उससे बहुत सुविधा हो गई हैं। पहले सड़क पर जाते थे दूर दूर पानी भरने के लिए, तो बहुत दिक्कतें थी। अब बहुत सुविधाएं हो गई। सबके घर घर हेड नल लग गया है। मोदी जी ने लगवा दिए, सबके गांव में सबके घर घर लग गया है। पहले सिर पे जाती थी, ले आती थी नलकों से बाल्टियों में। अब जब से लाइन आ गई, जब से घर घर में पानी हो गया जी। अब तो ऐसा है कि पहले दिक्कत थी पानी की, अब तो पानी आने लगा, जैसे घर घर टोंटी की व्यवस्था बन गई। अब धन्यवाद मोदी जी को देंगे, उसने तो पहुंचाया पानी भी। अब ये है हर घर में टोंटी लग गई है, पानी काफी सुविधा हो गया। चित्रकूट के मंदाकिनी सभागार में किसानों को जानकारी देने के लिए तिलहन किसान मेला एवं कृषि वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया। रबी सीजन में कम लागत से कैसे अधिक पैदावार ली जाए, इसको लेकर किसानों को जानकारी दी गई। लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम कृषि कल्याण योजनाओं का फायदा उठाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। कृषि यंत्रों का प्रयोग करके भी उन्नत खेती करके लागत को कम कर सकते हैं। हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा बहुत सारी विधियां और जानकारियां दी जाती हैं। इसीलिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसके साथ एक छोटा सा मेला भी लगाया गया है, ताकि उसको देख करके वो समझ सकें। कुछ कृषि यंत्र भी दिए गए हैं जो उनके विभिन्न जो कृषि के कार्य होते हैं उसमें काम आ सकेंगे। और यहाँ पर उनको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी जाएंगी जो उनके खेती बाड़ी को और अच्छा करने में होगा। दूसरा, उनको उन्नतशील बीज भी दिए गए हैं। बहराइच स्थित करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। करतनिया घाट घूमने वाले पर्यटकों को इस बार ऑनलाइन बुकिंग कराना होगा। करतनिया घाट में पर्यटक सुबह और शाम को जंगल और बोट की सवारी कर सकते हैं, तो दोपहर में उनको थारू संस्कृति के बारे में जानने का भी मौका मिलेगा। वन विभाग ने करतनिया घाट के पास बसे थारू जनजाति के फकीरपुरी गांव में पर्यटकों के लिए हट की व्यवस्थाएं की हैं, जहां पर्यटक थारू संस्कृति के बारे में जान सकेंगे। पर्यटक यहां थारू समाज के बने व्यंजन, थारू नृत्य और लोकगीतों का आनंद भी ले सकेंगे। पर्यटकों को जहां इससे आनंद मिलेगा, वहीं थारू जनजातियों को इससे रोजगार मिलेगा। जनपद लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। वन प्राणियों और विभिन्न दुर्लभ वनस्पतियों के लिए प्राकृतिक खजाने से भरपूर दुधवा नेशनल पार्क देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी प्रकृति प्रेमी, पर्यटक, शोध और खोजकर्ता यहाँ के प्राकृतिक परिदृश्यों को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। यहाँ बाघ, बारहसिंघा और साल सौगौन के सुंदर वृक्ष अपनी ओर देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। दुधवा नेशनल पार्क पर्यटन क्षेत्र के अलावा दुधवा टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र प्रवासी
पक्षियों के लिए मशहूर किशनपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जलीय जीव डॉल्फिन के लिए जाना जाने वाला करतनिया घाट भी आज से 15 जून 2022 तक के लिए खोल दिया गया है। जंगल घूमने आए पर्यटक विपिन सिंह दुधवा नेशनल पार्क के खुलने से बहुत प्रसन्न हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय कुमार ने बताया कि इस बार दुधवा में पर्यटकों के लिए खासतौर पर गेंडा परिषद खोला गया है, जो पर्यटकों को काफी आकर्षित करेगा। जो कोरोना का संकट है वो मतलब देश के ऊपर से निश्चित तौर पर टल जाएगा, और जो पर्यटक हैं जिनको पिछले बार निराश होने की स्थिति उत्पन्न हुई थी कोरोना की वजह से, वैसी स्थिति नहीं आने पाएगी। इस पर काफ़ी कुछ जो है नया किया गया है यहाँ दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर, और एक ये नए कलेवर में इसको पेश करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर में 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।